ये फैन का मानना था कि अगले कुछ दिनों में ये जगह शांत नहीं रहेगी। कई लड़ाइयां होंगी और पूर्वी बंजर भूमि के और भी संप्रदाय आएंगे। फियन सम्राट की इन कब्र से पूरा खंडहर हिल जाएगा। पीछे मुड़कर देखने पर अभी भी खंडहर की दिशा से आसमान में उठती रक्तम रोशनी देखी जा सकती थी। प्राचीन बंजर भूमि टॉवर येन मकबरे में है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये फैन पहले से ही बहुत संतुष्ट था। अभी उसे शांत होने और साधना करने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह खोजने की जरूरत थी। खंडहर के किनारे पर इकट्ठे हुए अजीब जानवर और पक्षी पहले ही तितर बितर हो चुके थे। जब ये फैन बाहर निकला तो उसे कोई भी क्रूर जानवर या पक्षी नहीं दिखाई दिया। इस समय आसमान तारों से भरा हुआ था और चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। रात पहले ही हो चुकी थी। जब ये फैन आत्मा खंडहर स्वर्ग से गुजरा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े बड़े कदमों से वहां से निकल गया। अब वहां से जाने का समय हो गया था। हालांकि उसने ग्रेट लेन मंदिर से कुछ टूटी हुई बौद्ध कलाकृतियां छोड़ दी थी, लेकिन उसने उन्हें वापस लेने के लिए वापस जाने की योजना नहीं बनाई थी। अगर वह एल्डर हान से टकरा गया तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बोधि बीज उसके पास था। भले ही वह स्थायी रूप से उन टूटी हुई बौद्ध कलाकृतियों को खो देता, लेकिन उसे यह अफसोस की बात नहीं लगती थी। आखिरकार उसका जीवन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये फैन बहुत तेज था। वह रातों रात इस पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल गया। उसके पीछे खतरा क्षेत्र और दूर होता जा रहा था। हालांकि वह पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। 3 दिन बाद ये फैन 2000 किलोमीटर दूर दिखाई दिया। रास्ते में वह खुले में खाता पीता और सोता रहा था, सावधानी से और चुपके से आगे बढ़ रहा था। उसने लगभग कभी किसी शहर में प्रवेश नहीं किया था, हमेशा जंगल में चलता था। केवल अब उसने राहत की सांस ली, उसका दिल धीरे धीरे शांत हो रहा था। रात हो चुकी थी। बादलों ने चांद और सितारों को ढक लिया था। बहुत अंधेरा था। उसके सामने बहुत सी रोशनियां थीं। एक छोटा सा शहर नजर आ रहा था। ये फान को लगा कि वह सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है और अब भागने की कोई जरूरत नहीं है। वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि यह एक छोटा शहर ही माना जा सकता है। इस समय ज्यादातर लोग सो चुके थे। बस कुछ रोशनियां अभी भी टिमटिमा रही थी। ये फैन शहर में चला गया और चारों ओर चक्कर लगाया। अंत में उसे एक दूर कोने में एक छोटी सी दुकान मिली जो अभी बंद नहीं हुई थी। यह एक बहुत छोटा रेस्टोरेंट था। अंदर सिर्फ 7 या 8 टेबल थे। टेबल और कुर्सियां स्पष्ट रूप से काफी पुरानी थी। वे सभी पॉलिश की हुई थी और उनमें चमक थी। वे प्राचीन और बहुत साफ दिख रही थी। चाचा, आपके पास क्या खाना है? जल्दी से कुछ ले आओ। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद हो गए थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ झेला हो। उसके कपड़े पैच से सने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा था। बूढ़े आदमी को 11-12 साल के एक लड़के को रात में अकेले घूमते देखकर कुछ आश्चर्य हुआ। उसने फिर भी एक दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया, केवल आधा भुना हुआ चिकन, आधी प्लेट बीफ और कुछ स्टीम्ड बन्स हैं। ठीक है, इसे ले आओ। 1 मिनट रुको, मैं इसे तुम्हारे लिए गर्म कर देता हूँ। रेस्तरां बहुत छोटा था और बूढ़े आदमी की रहने की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। वह दुकानदार, वेटर और शेफ था। कुछ ही देर बाद सुगंधित भुना हुआ चिकन और ब्रेस्ट बीफ की आधी प्लेट परोसी गई। ये फान की लार लगभग बहने लगी। पिछले 1 साल से वह और पेंगो शाकाहारी थे। स्पिरिट रूइंग ग्रोटो हेवन में लगभग कोई मांस नहीं था, इसलिए उसके सामने रखा सादा खाना उसके पेट में गुर्राहट पैदा कर रहा था। उसने जल्दी से कटोरा और चॉपस्टिक्स पकड़ ली, बर्फ की तरह सफेद भाप से पके हुए बन को काटा, चिकन ड्रमस्टिक तोड़ा और उसे खाना शुरू कर दिया। इस समय उसे लगा कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जमीन और समुद्र के सभी व्यंजन एक तरफ धकेल दिए गए थे और उसके सामने मौजूद कुछ व्यंजनों की तुलना में बहुत कम संतोषजनक थे। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे खाओ। पेट को नम रखने के लिए थोड़ा सूप पी लो। घुटन मत होने दो। बूढ़े आदमी ने गर्म सूप का कटोरा लाया और प्यार से याद दिलाया। धन्यवाद चाचा, आपकी पाक कला की कला देखकर मेरी भूख बढ़ जाती है। ये फैन ने तुतलाते हुए कहा और खाना मुंह में ठूंस लिया। ये फैन के पहनावे से लगता था कि वह किसी गरीब परिवार का बच्चा नहीं है। हालांकि इस समय वह खाना खा रहा था। बूढ़ा आदमी कुछ हैरान था। उसने अपनी पैच वाली आस्तीन ऊपर की और पहले से साफ मेज और कुर्सियों को पोंछने के लिए एक कपड़ा उठाया। वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तुम बहुत भूखे हो। अब तुम जो भी खाओगे वह बहुत सुगंधित और मीठा होगा। दादाजी, आपने अभी तक बंद क्यों नहीं किया? इसी समय एक 5-6 साल की लड़की घर से बाहर निकली। उसके कपड़े पैच किए हुए थे और वह बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थी। उसने 2 चोटियां बांधी हुई थी और वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसका चेहरा सेब की तरह लाल था। पहले सो जाओ, हम थोड़ी देर में बंद कर देंगे। छोटी लड़की ने मेज पर रखे खाने को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उससे हट नहीं पा रही थी। उसने चुपचाप मुंह में लार ली और अवचेतन रूप से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। ओह। कुछ ही देर बाद ये फान ने मेज पर रखा सारा खाना खत्म कर दिया। वह खड़ा हुआ और बोला, ठीक है चाचा, खाना बंद करने की तैयारी करो। बोलते बोलते उसने अपनी जेब में हाथ डाला। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा। वह भूल गया था कि उसके पास पैसे नहीं है, नहीं उसके पास सोने चांदी का कोई सामान है। वह बिल नहीं चुका सकता था। छोटे भाई, क्या तुम्हें पैसों की दिक्कत हो रही है? बूढ़ा व्यक्ति अनुभवी था और उसे तुरंत अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो गया। मैं वास्तव में कोई पैसा नहीं लाया। आह, एक और बुरा आदमी आ रहा है। उसके बगल में बैठी लड़की ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाली है। उसने ये फैन को घूरते हुए कहा, तुम लोग बहुत बुरे हो। तुम सारा दिन मुफ्त में खाते हो और सिर्फ मुझे और दादाजी को धमकाना जानते हो। हम अपने लिए भी नहीं खा सकते। ऐसा कहते हुए उसने टेबल पर रखी चिकन की हड्डियों को देखा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। दादाजी ने कहा था कि अगर कोई ग्राहक नहीं होगा तो वह मेरे लिए एक चिकन लेग छोड़ देंगे। आखिरकार तुम मुफ्त में खा रहे हो और हमें धमकाने के लिए भी यहाँ हो।
5-6 साल की बच्ची ने मुंह बनाया, उसकी लंबी पलकें कांप उठी और आंसू तुरंत उसके गालों पर लुढ़क गए। उसके गुलाबी गाल आंसुओं से भीगे हुए थे और उसने आंसू पोंछने के लिए अपनी पैबंद लगी आस्तीन का इस्तेमाल किया। ये स्पष्ट था कि उनकी रहने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें अक्सर परेशान किया जाता था। छोटी बहन, रो मत। ये फैन वाकई शर्मिंदा और लज्जित थी। इस बूढ़े और जवान जोड़े के लिए ये सब आसान नहीं लग रहा था। उनकी जिंदगी पहले ही मुश्किल में पड़ चुकी थी। कोई बात नहीं छोटे भाई, अपने आप को दोष मत दो। मैं देख सकता हूँ कि तुम उन गुंडों से अलग हो। तुम मुफ्त में खाने वाले नहीं हो। तुम सचमुच पैसे लाना भूल गए होगे। झुर्रियों वाले बूढ़े आदमी ने लड़की को एक तरफ खींच लिया और कहा, मत रो। दादाजी तुम्हारे लिए चिकन का एक टुकड़ा और आधी भाप से पकी रोटी छोड़ गए हैं। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। दादाजी। लड़की तुरंत रो पड़ी और बोली, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि दादाजी ने भी खाना नहीं खाया है। हम पूरे दिन उन बुरे लोगों द्वारा परेशान किए जाते रहे हैं। हमारे पास कोई बचत नहीं बची है। हम हर दिन ऐसे क्या करें। जब ये फैन ने देखा कि बूढ़े आदमी और जवान आदमी के कपड़े सभी पैच किए गए थे और जब उसने ये शब्द सुने तो उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसका दिल गहराई से छू गया और उसकी नाक थोड़ी खट्टी लग रही थी। साधारण व्यक्ति का साधारण जीवन कड़वाहट और मिठास से भरा हुआ था। इस बूढ़े और जवान जोड़े का स्नेह और विवशता उसे बहुत देर तक छूती रही। छोटी बहन, रो मत। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें हैं जो इस खाने के लिए काफी होंगी। ये फैन ने एक छोटी जैद बोतल निकाली। ये 100 जड़ी बूटी औषधि की बोतल थी जिसे उसने खंडहर के बाहर परीक्षण के दौरान बदला था। यह जैद का एक अच्छा टुकड़ा है। ये बहुत महंगा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, कठिनाइयां तो हर किसी को होती हैं। छोटे भाई, अगर तुम भविष्य में यहाँ से गुजरो तो बस इसकी भरपाई कर लेना। ये फैन ने आह भरी। बूढ़े आदमी का जीवन बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी उसका चरित्र बहुत मजबूत था। उसने उसके लिए सम्मान का एक निशान महसूस किया और कहा, कृपया इसे स्वीकार करें। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत महंगा है। मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जब कोई बाहर होता है तो सभी को मुश्किलें होती हैं। छोटे भाई, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी के हाथ कठोर हो गए थे। उसने जैद की बोतल को मजबूती से पीछे धकेल दिया। ये फैन ने देखा कि बूढ़े आदमी ने इनकार कर दिया है, इसलिए वह इसे वापस ले सकता था। चूंकि आप यह नहीं चाहते, इसलिए मैं यही रहूंगा और कुछ शारीरिक श्रम करने में आपकी मदद करूंगा। इस समय उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने पाया कि बूढ़ा आदमी बहुत सरल और दयालु था, इसलिए उसने कुछ समय के लिए वहीं रहने का फैसला किया। वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करेगा और रास्ते में बूढ़े आदमी की मदद करेगा। 5-6 साल की बच्ची ने सिर नीचे करके अपने पैरों की उंगलियों को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल थीं। वह फुसफुसाते हुए बोली, हमारे पास खाने के लिए भी खाना नहीं है। ये फान नीचे बैठ गया और दया से उस छोटी लड़की के सिर को छूते हुए बोला, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा।